गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का ही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है, ठीक है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स क्या होता है, जिसमें इन सिंपल वर्ड अगर आप लोग को बोलूँ ना, तो जिसमें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी या फिर नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर के द्वारा, पीसी के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग होता है, दैट इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है? इट्स इंडिपेंडेंट, इट इज अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप होता है किसका? इंडिपेंडेंट फर्म। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फर्म का, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। इंडिपेंडेंट फर्म और पीपल दैट आर कनेक्टेड थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आप लोग को बोलूँ, तो जैसे आप लोग को पता है, ये जो ऑनलाइन परचेसिंग जो होती है, राइट, ऑनलाइन परचेसिंग दैट मीन्स कि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या है? एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? वर्क करते हैं और कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? हम लोग कस्टमर उनके उनके उनसे किससे कनेक्ट होते हैं? अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग के वहाँ पे खुद होके जाके शॉपिंग करें क्या? नहीं, हम लोग वर्चुअली क्या करें? शॉपिंग करें। तो ये वर्चुअल मतलब जहाँ पे ऑनलाइन क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाता है, दैट इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस फॉर्म में भी सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटिव फॉर्म। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म सप्लायर होते हैं इसमें। ठीक है, सप्लायर अलग अलग जो लोग हैं उनसे क्या किया जाता है? टाइप किया जाता है। कस्टमर्स होते हैं, वर्चुअली सब कस्टमर होते हैं। ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और क्या ई बाय वगैरह, ये जो बहुत सारे जो यहाँ पे, ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? वर्चुअल कॉम्पिटिटर हैं, राइट। क्या फिजिकली वो एग्जिट करते हैं? नहीं, वो वर्चुअली एग्जिट करते हैं। तो ये किसके आ जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? देन ओके, देन आ जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कि एक जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, एक कोई मैनेजर है, मैनेजर के अंदर उनके कितने नंबर्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्या करे? वर्क करे। तो जो नंबर्स ऑफ, इट इज अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट को स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट होता है अंडर अ वन मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, दैट इज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट इज अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी कंट्रोल इफिशिएंटली बाय वन मैनेजर। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? एक मैनेजर जो है वो क्या करे? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट वर्क करे, इसे हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो नैरो स्पैन होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, और दूसरा क्या होता है? वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होता है? वाइडर मतलब वाइडर, है ना। वो कह रहे हैं अच्छा, बड़ी प्रोसेस रहेंगी। ठीक है, और नैरो स्पाइन ऑफ कंट्रोल में क्या हो जाएगा? एक छोटा सा एक ये करेगा। दैट मीन्स देखो, वाइडर कैसा रहेगा बताओ मुझे। मेरा माउस ही नहीं दिखता है, कहाँ चले जाते पता है? आप लोग को दिखता है वो, बट मैं जब चलाती हूँ ना बहुत एकदम छोटा सा रहता है, तो दिखता है। हाँ चलो, तो वाइडर कैसा रहता है कि एक कोई मैनेजर है, इसके अंदर 10-12 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 10-12 लोग ऐसे कोई काम कर रहे हैं, और लाइक दिस। ठीक है, और इस इन 10-12 के अंदर और 10-12 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? बड़ा वाइडर 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 कंसेप्ट दिख रहा है, बड़ा सा। ये हर किसी के अंदर ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, यहाँ कोई काम कर रहा है, इसके अंदर कोई काम कर रहा है, इसके अंदर ऐसे करके ये वाइडर सेंस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर इसके अंदर एक कोई और काम कर रहा है, इसके अंदर कोई और काम कर रहा है, इसके अंदर कोई और काम कर, ऐसे कर रहा है। क्या ये हो गया? वाइडर कंसेप्ट, वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। समझ में आया? इसका हम बोल सकते हैं बेनिफिट। वाइडर का जो बेनिफिट होता है ये होता है, सुपीरियर हैज अ डेलीगेट। ठीक है, सुपीरियर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको एक डेलीगेशन अथॉरिटी होती है। पॉलिसी मस्ट बी क्लियर। इसमें क्या होना? पॉलिसी क्या होती है? एकदम क्लियर होती है, क्योंकि कोई एक सुपीरियर इसको क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है।
देन द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अ सबॉर्डिनेट्स, जो उसके अंदर अब इसने इस मैनेजर को ने इसको ये वर्क दिया, तो ये इसको वो काम कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अच्छे लोगों अच्छे बंदों को ही चूज करेगा ताकि वो उसका काम करे, और इसका ये अच्छे से काम करेंगे तो इसका नाम होगा, राइट। तो वो सिलेक्शन ही ऐसे सबॉर्डिनेट करता है कि उसका मतलब जो अच्छे से काम करे। देन आ जाता है इसके लिमिटेशंस में डिले इन डिसीजन मेकिंग। हाँ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो इसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट के अंदर सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के अंदर सबॉर्डिनेट, ऐसे एक चेन बनती जाती है, ठीक है। तो ये चेन बनने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लूज होता है, ठीक है। लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बहुत सी जगह अगर ये नहीं है तो कंट्रोल उसका लॉस हो गया, ये नहीं है तो लॉस हो गया, इसने छोड़ दिया, ऐसा हो गया, तो ये पूरा इकट्ठे बर्डन आ जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल। देन आ जाता है रिक्वायर एक्सेप्शनल मैनेजर। एक एक्सेप्शनल मैनेजर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर वो चीज़ उससे नहीं हुई तो, है ना, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन आ जाता है नैरो स्पैन। नैरो स्पैन एक बहुत सिंपल होता है कि इसमें एक वन मैनेजर है तो ये दो ही लोगों को अपना काम देगा, ठीक है। ये इसको काम दे देगा, ये इसको काम दे देगा, और ये अपने नीचे सिर्फ एक ही बंदा रखेगा, और ये इसके नीचे अपने सिर्फ एक बंदा रखेगा। तो ये क्या हो गया, नैरो, ठीक है। ज़्यादा ये बड़े स्ट्रक्चर को एक इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो ये नैरो हो गया, तो इट इज नैरो स्पैन। नैरो स्पैन में क्या होता है, क्लोज सुपरविजन होता है, एग्जैक्टली बहुत कम होता है, तो इसमें सुपरविजन भी कैसा होगा, क्लोज रहेगा एकदम, अच्छे से सुपरविजन होगा, इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल अच्छा रहेगा क्योंकि एक ही पर्सन पे वो काम दिया है। क्विक कम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, बहुत ईजी रहेगा क्योंकि बहुत लोग नहीं है इसमें इन्वॉल्व, है ना। लिमिटेशंस में आ जाता है कि सुपीरियर्स टू गेट टू इन्वॉल्व इन सबॉर्डिनेट वर्क। इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने लग जाता है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी क्या हो जाती है, कभी कभी चीज़ों को बिगाड़ देती है, राइट। मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट के लेवल्स बहुत होते हैं इसमें, बट एज कम्पेयर टू वाइडर कंसेप्ट में कम, अगर उससे कंपेयर करें तो कम ही होते हैं, बट लेवल्स होते हैं इसमें भी। हायर ऑपरेशन कॉस्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है, वाइडर में क्या होता है, वो चीज़ थोड़ी डिवाइड हो जाती है, वर्क डिवाइड हो जाता है, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी क्या होता है, कम होता है। बट इसमें क्या है कि ये स्पेसिफिक काम उसी को करना है, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस डिस्टेंस इन लोअर एंड टॉप लेवल, ठीक है। लोअर जो टॉप लेवल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। देन आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पैन कंट्रोल। स्पैन कंट्रोल को कौन से फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं, तो पहला है सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन। सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि इसमें सिमिलैरिटी होने की उनके एक्टिविटीज के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जो सुपरवाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, उनको क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है बहुत सारे नंबर्स जो सबॉर्डिनेट है उनको, तो ये थोड़ा सा फैक्टर अफेक्ट करता है कि सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शन होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शंस, एग्जैक्टली उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि जो होता है, जो फंक्शन जो होता है परफॉर्म करना पड़ता है बाय एम्प्लॉयज के द्वारा, तो वो कॉम्प्लिकेट होता है। मैनेजर विल बी एबल टू कंट्रोल द फ्यू सबॉर्डिनेट। मैनेजर्स हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी फ्यू सबॉर्डिनेट को ही कंट्रोल कर सकता है, राइट। देन द जोग्राफिकल क्लोजनेस ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, ये एक प्रॉब्लम होता है जोग्राफिकल, क्योंकि वो क्या होते हैं, हर जगह स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर इंडिया में बोले, और ऑल ओवर सिटी में क्या होते हैं, वो फैले हुए रहते हैं। तो एक जोग्राफिकल डिस्टेंस भी क्या कहते हैं, बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें, किसमें, स्पैन ऑफ कंट्रोल में। देन डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन, अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा और उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो भी एक फैक्टर क्या करने लगेगा, अफेक्ट करने लगेगा। देन कैपेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, की उन सबॉर्डिनेट्स की कैपेबिलिटी क्या है, क्या उस वर्क को वैसे उस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं या नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोग को ना तभी समझ में आएंगी जब आप किसी एक फैक्ट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हैं, किसी कंपनी को ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है। देन आ जाता है फिलोसफी ऑफ सेंट्रलाइजेशन।
सॉरी, सेंट्रलाइज, हाँ ओके, सेंट्रलाइजेशन। फिलोसॉफी ऑफ सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज है वो सेंट्रलाइज रहती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल विल हैव अ नैरो। दैट मीन्स कि if the policy is to have a centralization, the span of control will be narrow। अगर सेंट्रलाइज कर दिया उन पॉलिसीज को तो उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल वो कैसा रहेगा, नैरो रहेगा। ठीक है, अगर सेंट्रलाइज कर दिया किसी भी चीज को, अगर सेंट्रलाइज कर दिया तो उसका कंट्रोल कैसा रहेगा, सिंपल वर्ड में कैसा रहेगा, नैरो रहेगा। ओके, वो एक ही जन के इसमें क्या रहेगा, वो कलेक्टेड रहेगा। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एग्जैक्टली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये हर चीज में आप लोग को मिलेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने वही कहा था कि उनके इक्वली जो उनका वर्क, उनकी जो अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इफ द अथॉरिटी डेलीगेटेड इज एडुकेट, द सुपीरियर विल बी एबल टू सुपरवाइज लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर वो अथॉरिटी उस हिसाब से दी जाएंगी उस अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। देन बट ये चीज़ क्या करती, अफेक्ट करती है किसको, स्पैन ऑफ कंट्रोल को। किस तरह अफेक्ट करती है कि अगर inadequate delegation narrow down the span of control, अगर उसको adequately नहीं किया गया तो क्या करेंगी, जो span of control है उसको क्या करेंगी, नीचे गिरा देंगी। यानी वो बोल रहा है कि जो डेलीगेशन अथॉरिटी है वो एग्जैक्टली क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए किसके, उनके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर वो थोड़ा भी इनएडिक्वेट रहती है तो वो क्या कर देंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी किसमें, स्पैन ऑफ कंट्रोल में। कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड मैनेजर, एग्जैक्टली इसमें कॉम्पिटेंट जो उस वर्क को क्या है, कॉम्पिटेंट है और ट्रेंड है, वही मैनेजर को चूज करना होगा। अगर आप लोगों ने गलत जगह गलत पर्सन को अपॉइंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरे स्पैन ऑफ कंट्रोल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इंसेंटिव ऑफर्ड, एग्जैक्टली if the subordinate are offered incentive both monetary and non-monetary, super will be able to supervise large number of a subordinate। अगर incentives ऑफर करते हैं, जो भी मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, जरूरी नहीं मॉनेटरी होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफर्ड करेंगे, राइट। They have faith and trust in subordinate। If the superior and subordinate have a faith on each other, the span of control can be kept wider। ठीक है, अगर उनको फेथ है एक दूसरे पे, सबॉर्डिनेट और मैनेजर को एक दूसरे पे अगर फेथ है, ट्रस्ट है, तो क्या होगा, वो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या कैसे होगा, वो बढ़ते ही जाएगा। और अगर उनको फेथ नहीं है एक दूसरे पे तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है। रिलेशनशिप सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर का रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बट अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो क्या कर देंगे, पूरा डाउन कर देंगे किसको, स्पैन ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। ओके, देन आ जाते हैं, एक थ्योरी दी थी किसने, ग्रेनशियस, ग्रैंक्रियस ने। ग्रैंक्रियस जो था उसने एक थ्योरी दी थी स्पैन ऑफ कंट्रोल की। तो उसने क्या किया था, उसने रिलेशनशिप बताया था तीन तरीके, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बोलता है, दूसरा बोलता है ग्रुप रिलेशनशिप, और एक ग्रॉस रिलेशनशिप होता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को है ना एक थ्योरी में डिफाइन किया गया था, किसने दिया था, ग्रेफिनस जो है ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट था। ठीक है, और एक इंजीनियर भी था बहुत अच्छा। उसने बोला था कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो उसको ऐसे देखता था कि एज अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट इंक्रीज arithmetically the number of relationship among them increase geometrically। उसने बोला था कि अगर सबॉर्डिनेट इंक्रीज होते arithmetically अगर सबॉर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका रिलेशन कैसा बनेगा, जियोमेट्रिकली। ठीक है, इसने मैथमेटिकल टर्म में इसको समझाया था और इसने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज वो फॉर्मूला R इक्वल्स टू N, ठीक है, ब्रैकेट में 2N डिवाइडेड बाय 2 प्लस N-1 ब्रैकेट क्लोज।
ऐसे करके इसने एक फॉर्मूला दिया है किसका, स्पैन ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, एक इंजीनियर दिमाग का इंजीनियर दिमाग कैसे चलेगा पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने एक यही किया था, एक फॉर्मूला दिया था कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आप स्पैन ऑफ कंट्रोल को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसका कहना था। और इसके मीन्स में आर जो था, आर ये था रिलेशनशिप बताता था, एन जो था नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैं वो था। ठीक है, इन सबको जब कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे क्या निकल जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऐसा उसने कहा था, किसने कहा था, ड्रैकोनस ने। तो इसने बेसिकली जो है ड्रैकोनस बोलता है कि 3 टाइप के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। वो मानता था कि जो रिलेशनशिप जो होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में, वो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा होता है ग्रुपिंग रिलेशनशिप एंड ग्रॉस रिलेशनशिप। तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो होती है, जैसे हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर इज डायरेक्ट विद सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर, ठीक है, कंपनी का जो भी सुपीरियर है उसका जब डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, उसके सबऑर्डिनेट से, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप रिलेशनशिप में। क्या आ जाता है कि ग्रुप रिलेशनशिप में मतलब ग्रुप आ जाता है कि जब सबॉर्ड जो भी सुपीरियर जो है, सुपीरियर क्या करता है, किसी अपना 2-3 सबॉर्डिनेट है उससे, इससे भी काम करवाएंगा और उससे भी काम करवाएंगा, उससे भी बात करेंगे उससे बात करेंगे। तो ये क्या है कि ग्रुप को वो क्या कर रहा है, ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग। देन आ जाता है ग्रॉस रिलेशनशिप में, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रॉस में क्या हो जाएगा कि वो ग्रॉसली वर्क कर रहे हैं, सबके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रॉस रिलेशनशिप। ठीक है, ग्रॉस मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसमें, उस केस में जितने भी सबऑर्डिनेट है उन सबको लेके जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैन मैनेज 6 रिलेशन टू टॉप लेवल, ideal span of control 2 at top level and subordinate 20 at lower level। मतलब जो अम, जो टॉप लेवल होते हैं उसमें एक्चुअली 6 होते हैं, और आइडियली जो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होते हैं, 2 एट टॉप लेवल, 2 लोग रहेंगे किसमें, टॉप लेवल पे, और उनके नीचे 20 सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं। ठीक है, लोअर लेवल पे। तो ये एक आइडियल उसने माना है कि अगर 2 है, 2 मैनेजर है तो उनके बीच में 20 सबऑर्डिनेट रहेंगे। ये एक आइडियल उसने एक ये दिया है, क्या बोलते हैं, मेजर किया है कि आइडियली स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो होता है इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, एक और चीज थी, अच्छा ये डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग रिलेशनशिप समझ में आया क्या। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब सब मैनेजर टू सब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब जैसे सुपीरियर में अगर बोलूं कि कोई विजय नाम का कोई सुपीरियर है, ठीक है, तो जय और अजय क्या सबऑर्डिनेट है, क्लियर है। तो जब ये डायरेक्ट उन दोनों से कांटेक्ट करेंगे तो इट इज अ डायरेक्ट। ठीक है, विजय जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है जय से भी और अजय से भी। अब जो यहाँ पे विजय बैठा हुआ है, जो सब क्या बोलते हैं सुपीरियर है, ठीक है, उसके 2 है अजय, जय और अजय। ठीक है, ये इससे भी कांटेक्ट कर रहा है, इससे भी कांटेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा है। ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा कि अजय रिएक्ट विथ जय व्हेन जय अजय इज प्रेजेंट। विजय जो है ये इससे कांटेक्ट करेंगे, तभी कांटेक्ट करेंगे जब जय प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप है, दोनों को लेके चल रहा है। ग्रॉसिंग में क्या हो जाएगा कि अगर ग्रॉसिंग में क्या हो जाएगा, अगर ये एब्सेंट है तो भी वो जय से कांटेक्ट कर रहा है, कौन, विजय, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से। देन हमारा आ जाता है डिपार्टमेंटेशन। ओके, तो डिपार्टमेंटेशन क्या हो जाता है, डिपार्टमेंटेशन इज द मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ monolithic functional organization into a small flexible and administrative units। that means simple वर्ड में अगर आपको समझो, डिपार्टमेंटेशन, आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में गए,
इन सिंपल वर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर किसे कहते हैं? जहाँ पे हर चीज का एक अलग सेक्शन होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर किसको कहते हैं? जहाँ पे डेली नीड्स का अलग होता है, क्लॉथिंग का अलग होता है, ठीक है। आप लोग को जो भी स्नैक्स है वो एक साइड में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है, स्टोर उसमें गया है ना, उसमें दिखता है ना कि आपको एक स्नैक्स का एक अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ऑयल का अलग मिल जाएगा, देन इसेंशियल नीड्स का जो है वो अलग मिल जाएगा, ठीक है। डेली डेरी 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 इट्स अ डेरी, ठीक है। डेरी जो डेरी प्रोडक्ट है उनका अलग मिल जाएगा। तो हर चीज़ का डिपार्टमेंटेशन किया जाए, दैट मीन्स क्या किया, हर इसको जो बहुत बड़ा एक जो स्टोर है उसको क्या किया उसने, स्मॉल इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दैट इज अ डिपार्टमेंटेशन इन सिंपल वर्ड, ठीक है। पर्पस क्या होता है डिपार्टमेंटेशन का, कि आप लोगों को वो चीज़ क्या बोले, इजीली, दैट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइजेस इन अ बेस्ट वे। आप अगर हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना भी क्या होगा, बहुत इजी होगा, कि मुझे पता है इस डिपार्टमेंट में थोड़ा डिफेक्ट है, इस डिपार्टमेंट में थोड़ा ये है, तो मैं पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को देखूंगी, ना कि मैं पूरे के पूरे बिजनेस को देखूंगी। समझ में आ रहा है? अटेन गोल ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत इजी होता है कि उसका जो उस डिपार्टमेंट का जो गोल है उसको कैसे अटेंड करना है या फिर उसको कैसे फुलफिल करना। डिवीजन ऑफ वर्क इन अ ग्रुप एंड सब ग्रुप, इससे क्या होगा, ग्रुप और सब ग्रुप बन जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका वर्क है वो डिवाइड हो जाता है, और वर्क डिवाइड होने की वजह से क्या होता है, वो वर्क कैसे करते हैं, स्मूथली करते हैं। तो मेन डिपार्टमेंटेशन का यही होता है। इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर efficient, activities are assigned to specialist tasks whose expertise and benefit to the organization, मतलब स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। एक डिपार्टमेंटेशन का स्पेशलाइजेशन होता है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये वाला डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना ये ग्रोसरी के लिए बहुत अच्छा है, ये वाला जो है ना ये किड्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशलाइजेशन, किड्स का स्पेशलाइजेशन, डेयरी प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन, ओके। इंक्रीज इफिशियंसी, हाँ एग्जैक्टली, डिपार्टमेंटेशन की वजह से क्या होता है, इफिशियंसी इंक्रीज होती है, कि हमें पता है कि किस डिपार्टमेंट में एग्जैक्टली किस चीज़ की वैल्यू है, कितना वहाँ माल लग रहा है, कितना वहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क कैसा है, तो ये इस चीज़ को डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसमें इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होगा, डिपार्टमेंटेशन की वजह से एक अच्छे से चलेगा। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते हैं कि तुम ये डिपार्टमेंट देखोगे तो यही डिपार्टमेंट देखोगे, ये डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। देन आर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। मैनेजर के टैलेंट को क्या करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो क्या होता है, मैनेजर को सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, उसको हर डिपार्टमेंट को इक्वली देखना है, तो उसमें क्या होता है, उसका टैलेंट समझा जाता है, ठीक है, डेवलप भी होता है। इजी वैल्यूएशन ऑफ वर्क, बहुत इजी होता है वर्क उसको इवेल्यूएट करना, क्योंकि वो क्या कहता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया गया है उसको डिवाइड किया जाता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज कम जो भी अवेलेबल है किस वजह से, डिपार्टमेंटेशन की वजह से। फैसिलिटी कंट्रोल, ठीक है। ऊपर से क्या होता है कि हर चीज़ का अपना क्या होता है, कंट्रोल पता चलता है, और उसमें किस तरीके से फैसिलिट करे, उस कंट्रोल को कैसे देखे, कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है उसमें दिख पड़ती है। इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड प्रॉपर बजटिंग, ठीक है। इकोनॉमिकली प्लानिंग इफेक्टिवली होता है, और क्या होता है, प्रॉपर बजटिंग की जाती है, कि यार ये वाला जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में इतने बजट की ज़रूरत है, और इकोनॉमिकली यही ज़्यादा है जो अच्छा चल रहा है ना, तो इतने बजट की इसमें हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उतना जा नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें उस हिसाब से बजटिंग की जाएगी। तो क्या हो रहा है, इफेक्टिवली क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बजटिंग हो रहा है, हर काम हो रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टली,
किड्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो डेयरी वाले में अपना अपना डिसीजन नहीं डालेगा, उसका एक अलग डिसीजन रहेगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट वाला है उसका एक अपना अलग डिसीजन रहेगा। तो इंडिपेंडेंस होता है कि डिपेंड नहीं करता एक दूसरे का डिसीजन मेकिंग इसमें, देखा। तो ये सारा है क्या, डिपार्टमेंटेशन। फैक्टर टू बी कंसीडर इन चूजिंग बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कौन से फैक्टर है जो हमें डिपार्टमेंटल चूज करने के लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो पहला तो स्पेशलाइजेशन, एग्जैक्टली ये कितना स्पेशलाइजेशन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग क्या होता है, चूज किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल का अलग हो गया, परचेज का हो गया, स्टोर्स का हो गया, टूल्स का हो गया, फाइनेंस का हो गया, ये क्या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, एग्जैक्टली उनकी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, ग्रुप किया जाता है। देन कॉस्ट इन्वॉल्व, उस चीज में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, परचेसिंग में कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होंगी, देन सेलिंग में कितनी होंगी, स्टोर में कितनी होंगी, वो सब चीजें। टास्क बिकम इजी, इससे क्या हो जाता है कि टास्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है उसको परफॉर्म करने, क्योंकि सबका अलग अलग है, ठीक है। कॉपरेशन इन ऑपरेशन, ठीक है, एक दूसरे का कॉपरेशन होता है। परचेस वाला सेल वाले से कंसल्ट करेगा, सेल वाला स्टोर्स या टूल्स में जाके कंसल्ट करेगा, फाइनेंसिंग का करेगा। तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेशन तो हो ही रहा है, किसमें, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। सेल सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है, सेल सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होता है, देन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि सबका अलग अलग है, ठीक है। एंड एप्रिसिएशन ऑफ की एरिया, ठीक है, उस जो की एरिया उनको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है कि जो ये वाला जो एरिया है, ये जो की एरिया है, इसको एप्रिसिएशन मिलता है। देन लोकल पुश एंड पुल, ठीक है, लोकल जो एरियाज होती है उसके इससे क्या मिलता है, पुश एंड पुल, मतलब उनकी तरफ से हमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलता है, एक अच्छी कंडीशन मिलती है, और जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल लोकल पुश एंड पुल की इम्पोर्टेंस होती है। ह्यूमन कंसिडरेशन लगता है इसमें। देन आ जाता है स्टाफिंग पैटर्न, ठीक है, उसका स्टाफिंग पैटर्न कैसा है, ठीक है, इन्हें कैसे तरीके से वर्क को डिवाइड किया। एंड द स्पेशल रिकॉग्निशन, स्पेशल रिकॉग्निशन में क्या होगा कि इसमें इफेक्टिव, इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली एडमिनिस्ट्रेटिव, उस काम को इफेक्टिवली किया जा रहा है, इफिशिएंटली किया जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेटिव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, दैट इज अ स्पेशल रिकॉग्निशन, ओके। देन आ जाता है मेथड्स, ठीक है। मेथड ऑफ डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, मेथड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ये होता है बाय सिंगल नंबर basis of department can be number of person pursuing a set of activity, in this method department of number of person formed in a group, ठीक है। सिंपल से जो सिंगल नंबर मतलब क्या कहता है, ग्रुप में क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑन बाय टाइम, टाइम के हिसाब से किया जाता है कि इस टाइम पे ये चीज़ ये वाला वर्क होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस, उनके काम कैसे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया जाता है डिपार्टमेंटेशन करना। डिपार्टमेंट बाय द टेरिटरी और जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया कैसा आ जाएगा, अगर कोई ठंडी जगह है तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया जाएगा उसका डिपार्टमेंटेशन क्या है, ठीक है। जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनी होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, डिपार्टमेंटेशन होगा। देन डिपार्टमेंटेशन बाय द कस्टमर ग्रुप के वहाँ के कस्टमर को क्या पसंद है, उनका सेटिस्फेक्शन, उनकी नीड्स लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग उनका डिपार्टमेंटेशन होगा, राइट। कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में सपोज डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, अगर वही हम केरला वगैरह में जाएंगे वहाँ डेयरी प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, तो वहाँ का कस्टमर नीड्स क्या है, यहाँ की कस्टमर नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, अब
प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट कैसा है उस अकॉर्डिंग भी क्या होता है डिपार्टमेंटेशन होता है। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है उनका डिपार्टमेंटेशन होता है। तो ये सारा आ जाता है किसके डिपार्टमेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये होते हैं, इनके बेसिस पे क्या किया जाता है डिपार्टमेंटेशन को क्या कहते हैं क्लासीफाई किया जाता है। और जो जैसे कस्टमर ग्रुप है तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल को देखते हुए करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट के जो ट्रक कार है इनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। ओके, ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे